हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं आयतन, और आयतन का ये लेक्चर नंबर 2 होगा। हमने कल पढ़ा था घनाभ, ठीक है, और आपने सारे क्वेश्चन उसके सॉल्व करे होंगे, और नहीं भी किए तो पहले उसे करो। पर जो डायरेक्ट आयतन पढ़ने आया है तो उससे पहले हमने क्षेत्रफल के समथिंग 11 से 12 लेक्चर डाल रखे हैं। आप सारे लेक्चर देखिए, ठीक है, और उसे थोड़ा रिवाइज कीजिए। उसके बाद आयतन पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मतलब एक घर अगर बना रहे हैं तो सबसे पहले एक आधार मजबूत होना चाहिए, उसके बाद कॉलम, और उसके बाद छत, और उसके बाद अगर हम पलस्तर करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी आधार पर अगर सबसे पहले आप क्षेत्रफल पढ़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्षेत्रफल पढ़ लिया तो इससे पहले का लेक्चर देख लो घनाभ का, और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं आज क्यूब, ठीक है, या घन। घन किसको बोलेंगे? सबसे पहले हम उसे देखते हैं। तो एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब की सब क्या हो, बराबर हो, उसे हम बोलते हैं घन। कहने का मतलब आप एक क्यूब खेलते होंगे कलरिंग वाला, इस प्रकार से ऐसा घुमाया जाता है वो खेलते हुए क्यूब, तो वही क्या है, एक घन है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो हम देखो अगर आप बनाओगे तो इस प्रकार से दो अगर वर्ग बना दिए जाते हैं, ठीक है, दो स्क्वायर अगर आप जब बना दोगे तो जो आकृति आपको मिलेगी, ये देखो, एक ये वाला स्क्वायर और एक ये सेकंड वाला, जब दोनों स्क्वायर को हम कुछ इस प्रकार से अगर मिलाएंगे तो ये जो आकृति मिलेगी ये एक घन मिलेगी। चाहो तो आप इसे देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हमने ये बोला कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है, तो ये लंबाई भी हो गई a, चौड़ाई भी हो जाएगी a, और ऊंचाई भी हो जाएगी कितनी, a। ये चीजें क्लियर है। तो कल हमने पढ़ा था कि आयतन क्या होता है, ठीक है, आयतन क्या होता है। तो आयतन हमेशा और हमेशा आधार के क्षेत्रफल में जब ऊंचाई का गुणा कर दिया जाता है तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या मिलता है, आयतन मिलता है, जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। जब तीनों के तीनों बराबर हो तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो a गुणित a हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, क्लियर है। अब a गुणित a आधार का क्षेत्रफल, जब ऊंचाई भी हमारे पास a है, जब a का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। तो हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि a दी पावर 3 क्या होता है, आयतन। तो किसका आयतन होता है, क्यूब का आयतन या फिर घन का आयतन। अब हम निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि हमने कल भी निकाला था, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने क्या समझाया था कि जब हम कोई एक आकृति हो, मतलब जो क्यूब ऐसा करके खेलते हैं ना, कलरिंग वाला, वो आपने देखा होगा, तो जितने जो साइड है, ठीक है, जितने उनके फेस है, अगर हम सबको जितने को स्पर्श कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो उन्हीं को, जिनको टच किया जा सकता है उसी को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय। मतलब एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। सबको टच कर सकते हैं तो हम जिनको टच कर सकते हैं उसी को ही बोलते हैं पृष्ठ, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो इस साइड का पृष्ठ, इधर का पृष्ठ, ऊपर का, नीचे का, इस साइड का और पीछे का, इन सभी का क्षेत्रफल को जब हम जोड़ दें तो उसे क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम देखो यहाँ पर लंबाई गुणित चौड़ाई, अगर मैं नीचे वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूं तो a गुणित a होगा, क्लियर है। इस वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालूं तो भी a गुणित a होगा, क्योंकि आधार गुणित ऊंचाई। इधर का क्षेत्रफल अगर निकालूं तो ये वाली भुजा a है, ये वाली भुजा a है, तो a गुणित a करेंगे, मतलब हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल a गुणित a आएगा। तो मैंने a गुणित a करा, तो टोटल इस घन में कितने पृष्ठ है, तो एक नीचे का, ये 2, ये 3, ये 4, ये सामने का 5 और पीछे का 6। तो इसमें अगर मैं 6 का गुणा कर दूं तो 6 गुणित a का वर्ग, a गुणित a का वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घन का। मतलब 6 में अगर एक पृष्ठ के क्षेत्रफल का गुणा कर दिया जाए तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाता है। यदि मैं ये बोल सकता कि खुली हुई टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो खुली हुई टंकी मतलब एक एक घनाकार खुली हुई टंकी मतलब जिसमें ऊपर का पृष्ठ होगा क्या, नहीं, उसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो देखो a का वर्ग मतलब तो सतह का क्षेत्रफल हुआ हमारे पास, 1, पीछे के 2, इधर के 3, ये 4, ये नीचे के 5, टोटल कितनी सतह आई, 5। तो मैं इसमें अगर 5 का गुणा कर दूं तो ये जो क्षेत्रफल आया, ये क्षेत्रफल किसका आया, तो खुली हुई घनाकार टंकी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप इमेजिन कर पा रहे होंगे क्योंकि आपने कल का लेक्चर भी सारा देख लिया है। अब देखो हमने यहाँ 2 फॉर्मूले ला चुके हैं, एक आयतन का फॉर्मूला और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या होगा, उस चीज पे इमेजिन करो। तो अगर एक घनाकार रूम है, इसमें भी क्या हम एक सबसे लंबी छड़ रख सकते हैं, जैसे जिस रूम में आप बैठे हैं, अगर उस रूम के एक कोने से दूसरे कोने तक इस प्रकार से देखो, एक कोने से दूसरे कोने तक एक छड़ रखेंगे तो उस छड़ की सबसे अधिक लंबाई होगी। तो इस घन में सबसे अधिक लंबाई की अगर मैं छड़ रखूं, ठीक है, या एक पेंसिल रख दें, या एक बांस रख दें, या हम कुछ भी बोल सकते हैं, पेन रख दें, तो उसकी सबसे अधिक लंबाई क्या होगी, तो यहां से लेकर यहां तक की क्या
लंबाई ही, ये रेड वाली जो है ये होगा विकर्ण। वो भी किसका विकर्ण? तो घन का विकर्ण। और घन का विकर्ण ही घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की क्या होगी? लंबाई होगी। तो हम यहाँ पर ये हो गया हमारा विकर्ण। इसका अगर इस भुजा की बात करें तो इस भुजा को थोड़ा इमेजिन करो। हमने पढ़ाया था वर्ग, ठीक है, वर्ग मीन्स स्क्वायर पढ़ाया था। तो ये स्क्वायर में क्या था? तो स्क्वायर में था, ये देखो स्क्वायर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस प्रकार था। तो स्क्वायर का ये क्या था? विकर्ण। और स्क्वायर का विकर्ण होता क्या है? तो a√2 होता है। तो ये वाली भुजा का मान कितना आ गया? a√2 आ गया। तो ये आ गया इस भुजा का मान। देखो ये वाली भुजा का मान a√2। यहाँ कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का। तो अगर मैं ऐसा कुछ बनाऊं तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण, और ये वाली भुजा ये मिल गई, ठीक है। तो ये √2, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है कितनी है? a है। जब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये वाली भुजा का मान कितना आ जाएगा? तो a√3 आ जाएगा। मतलब इसे a, b और इसे c माने तो ये जो विकर्ण है a√3 आएगा। किसका विकर्ण है? तो ये घन का विकर्ण है। तो आपको थर्ड फॉर्मूला ये याद रखना है कि घन का विकर्ण, और घन का विकर्ण क्या होगा? तो a√3 होगा। चीजें क्लियर है? तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रखना है। सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6 गुणित भुजा का वर्ग। घन का आयतन क्या होगा? तो a गुणित a गुणित a मतलब a की घात 3। थर्ड फॉर्मूला घन का विकर्ण क्या होगा? तो a गुणित करनी 3 होगा, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन और बनेंगे, अंदर एक बॉल डाल दो, ठीक है। तो जो खाली जगह बचेगी उसका आयतन कितना है? तो क्वेश्चन कई प्रकार के बन सकते हैं, परंतु ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है। हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जो एमपी के एग्जाम का लेवल है वो इतना ही है, इससे ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। बस ये थोड़े से कॉन्सेप्ट इधर उधर हो जाते हैं, जहाँ वैल्यू गायब कर दी जाती है, इन्हें भी उतार लीजिए, है ना। वैल्यू गायब कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों को ऐसा लगता है कि कुछ टफ क्वेश्चन आ गया, पर ऐसा नहीं होता है। मतलब एमपी के आप कोई पेपर दोगे उसमें बेसिक अच्छे से आता है, पर टफ नहीं आता। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि किसी घन का विकर्ण, किसी घन का विकर्ण, तो किसी घन का विकर्ण √24 सेंटीमीटर है, तब घन का आयतन क्या होगा? ठीक है, घन का आयतन क्या होगा? तो ये देखो, किसी घन का विकर्ण कितना हमारे पास? करनी 24 सेंटीमीटर, तब घन का आयतन क्या होगा? तो जो वैल्यू आपको दी हुई है ये, तो ये दिया क्या है? विकर्ण दिया, और अपने अनुसार घन का विकर्ण क्या होता है? a√3 होता है। अपने अनुसार घन का विकर्ण क्या होता है? a√3 होता है। एक मिनट, हम इसे 12 मान लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अपने अनुसार घन का जो विकर्ण है, ठीक है, विकर्ण, घन का विकर्ण कितना हो जाएगा? a√3। इस विकर्ण का मान कितना दिया है? √12 बराबर से ये कितना है? a√3। ये तो आप समझ पा रहे होंगे, विकर्ण की जो वैल्यू दे रखी है √12 दी है, और अपने अनुसार फॉर्मूले के अनुसार a√3 होता है घन का विकर्ण। अब हम यहाँ सॉल्व करें तो देखो, इसे हम लिख सकते हैं क्या? √4 × √3 इक्वल टू a√3। √3 से √3 तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 2। क्लियर है इतना? a की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो घन का आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? a⁻³ होता है। तो v = a का मान कितना है हमारे पास? 2, तो 2 की घात 3 करेंगे तो v का मान आ जाएगा कितना? 8, और वो भी ये सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर क्या जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। तो इस घन का आयतन कितना होगा? तो 8 सेंटीमीटर क्यूब होगा। इस प्रकार से बहुत छोटे से क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, जो आपसे भी बना होगा, ठीक है। आप इसे उतार सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि दो घनों के आयतन का अनुपात, ठीक है, दो घनों के आयतन का अनुपात, दो घनों के आयतन का अनुपात 8:125 है, तब उन घनों की भुजा का अनुपात, घनों की भुजा का अनुपात क्या होगा? ठीक है। अब देखो, यहां पर हमें दिया है दो घन दिए हैं,
जिनके आयतन का अनुपात दिया है और वो भी कितना 8:125। तो दो घनों के आयतन का अनुपात है 8:125, मतलब 8 वाला घन छोटा होगा, 125 वाला घन क्या होगा, बड़ा। तो एक छोटा घन बना देता हूँ मैं यहाँ। एक छोटा घन अगर बनाए तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, क्लियर है। और एक बड़ा घन है तो कुछ इस प्रकार से एक बड़ा घन हो जाएगा। तो ये छोटा घन अनुपात बड़ा घन, इनका अनुपात क्या है, आयतन का अनुपात 8:125। क्या ये चीज़ तो आप समझ ही रहे होंगे अगर आपने पिछले लेक्चर सारे देखे हैं तो छोटा घन और बड़े घन का आयतन का अनुपात। तो अगर हम इसके आयतन की बात करें तो इसकी भुजा अगर a1 माने और इसकी भुजा कितनी मान ले, a2, क्लियर है। तो इसका आयतन क्या होगा, तो a1 की घात 3, और इसके आयतन की बात करें तो a2 की घात 3, क्योंकि इसकी भुजा कितनी मानी, a2। तो इनका इसका आयतन ये, इसका आयतन ये होगा, तो इनके आयतन का अनुपात कितना आ गया, a1 की घात 3 a2 की घात 3 बराबर से 8/125। समझ पा रहे हैं, ये भी आयतन का अनुपात है, ये भी आयतन का अनुपात है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं a1/a2 पूरे की घात 3 बराबर से 8/125, क्लियर। इतना घात 3 का पक्षांतर करेंगे तो क्यूब रूट लगेगा, तो a1/a2 इक्वल टू क्यूब रूट 8/125। तो 8 से बाहर क्या आएगा, 2, और 125 किसकी घात 3 है, तो 5 की। तो a1/a2, तो उसने पूछा यही कि भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है, भुजा का अनुपात क्या होगा। तो a1/a2 बराबर से कितना जाएगा, 2:5। तो फाइनली आंसर यही होगा कि जो भुजाओं का अनुपात होगा वो 1:5 होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखो, और जब थोड़ा सा भी अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं, तो आपको थोड़ा सा वीडियो बैक करना है और चीज़ें समझने की कोशिश करना है, चीज़ें समझ में बिल्कुल आएगी। घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है। यहाँ कर देते हैं 1:8। देखो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि दो घन के आयतन का अनुपात, जैसा क्वेश्चन था कुछ उसी प्रकार से 1:8 है, तब उन घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में भुजाओं का अनुपात पूछा था, यहाँ पर पूछा है तब उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन में जो दिया है पहले वहां तक सॉल्व करो। तो उनके आयतन का अनुपात दिया है, तो एक छोटा घन हो गया, ठीक है, तो ये छोटा घन हो जाएगा। और इसकी भुजा हमने क्या मान ली, a1। एक बड़ा घन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, और इसकी भुजा हम क्या मान लेंगे, तो a2 मान लेंगे। तो इनके आयतन का अनुपात कितना है हमारे पास, तो 1/8। इसकी भुजा a1 है, तो इसका अगर आयतन निकालूं तो a1, देखो इधर सॉल्व करते हैं ना, a1⁻3। इसका आयतन अगर निकालूं तो a2⁻3, क्योंकि भुजा की घात 3 होता है आयतन। तो ये छोटे वाले घन का आयतन, बड़े वाले घन का आयतन, दोनों आयतन का अनुपात और बराबर से कितना अनुपात है, तो 1/8 है। और आगे सॉल्व करेंगे तो a1/a2 बराबर से क्यूब रूट कितना आ गया, 1/8। ये तो आप समझ पा रहे, घात 3 का पक्षांतर करेंगे यहाँ तक लगेगा। तो a1/a2 बराबर से 1 कितना आ जाएगा, 2। तो ये 1/2 क्या आया, भुजाओं का अनुपात आया, ठीक है। किसका अनुपात आया है, भुजाओं का अनुपात आया है। अब उसने बोला कि इनका क्या ज्ञात करो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो एक ये जो छोटा घन था, ठीक है, था नहीं मतलब है, एक ये छोटा घन है और एक ये बड़ा घन है, एक छोटा घन और बड़ा घन। इसका अगर मैं बात करूं किसका, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर इसकी भुजा a1 है, इसकी भुजा a2 है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6 × a1 का वर्ग, ऐसे कुछ होता है। और देखो क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने फॉर्मूला भी सॉल्व करा था, 6 × भुजा का वर्ग, याद आ गया होगा, और इसका भी 6 × भुजा का वर्ग है। तो ये देख भुजा इसकी a2 है, इसलिए भुजा का वर्ग। ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये भी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आगे हम सॉल्व करेंगे तो देखो 6 से 6 तो कट गया, a1 का मान कितना है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग
बटे में a2 का मान कितना है 2, तो यहाँ a2 की जगह कितना जाएगा 2 का वर्ग, और आगे सॉल्व करेंगे तो 1 बटे कितना 4, तो ये काय का अनुपात आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया हमने, सॉल्व करा तो कहाँ तक पहुँच गए 1/4। तो हम ये बोल सकते हैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो 1/4 होगा। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे इन क्वेश्चनों को डील करते हैं। जिस भी प्रकार का क्वेश्चन आता है सिर्फ और सिर्फ उतना ही सोचना होता है, एक्स्ट्रा सोचने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हर एक क्वेश्चन का फॉर्मूला खुद से ड्रॉ करते आना चाहिए। इवन कुछ भी पूछे आपसे क्वेश्चन में, तो जो भी क्वेश्चन हमें दिया हो उसका सबसे पहले आपके माइंड में डायग्राम अगर इमेजिन आप कर पा रहे हैं तो डायग्राम इमेजिन के बाद क्या होता है, जब भी आयतन पढ़ रहे हो, क्षेत्रफल पढ़ रहे हो, 2D 3D या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, आपके माइंड में चीज़ें चलना ही चलना चाहिए। अब देखो अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 12 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। ठीक है, अब देखो 12 सेंटीमीटर लंबाई के एक घन में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी, तो एक घन है। और सबसे लंबी छड़ की लंबाई मतलब किसकी लंबाई, विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है वो। हम इतना जानते हैं कि सबसे बड़ी लंबी छड़ अगर रखना है तो विकर्ण की लंबाई, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या था, तो a√3 था। तो a का मान कितना आ जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। यही हमारा फाइनली क्या आंसर, क्योंकि घन की जो भुजा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो घन में रखे जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या होती है, तो भुजा गुणित कर्णी 3, तो भुजा का मान आ गया 12 और कर्णी 3 का कर्णी 3, तो 12 कर्णी 3 सेंटीमीटर इतनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन नॉर्मल बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो कुछ भी बनाए जा सकते हैं, इसके अंदर बॉल डाल देंगे, आगे चल के हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो जितने क्वेश्चन हमने करे, स्पेशली जो घन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो अनुपात वाले जो हमने पढ़े वो, और विकर्ण की लंबाई दे देता है, कभी आयतन पूछ लेता है, कभी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देता है। पर स्पेशली आपको जो रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने कराया अनुपात से रिलेटेड, उसमें कभी संपूर्ण क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा, आयतन का अनुपात पूछेगा, कभी आयतन का अनुपात दे देगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, कभी आयतन का अनुपात दे देगा और सबसे लंबी छड़ का अनुपात पूछ लेगा। तो पूछा कुछ भी जा सकता है। पर जैसे हमने 2 क्वेश्चन जो रेशो वाले करे, अगर वो आपसे बन पा रहे हैं और चीज़ें समझ में आई है, तो आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे आपसे समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हैं उस पुस्तक में आप घन से रिलेटेड, ठीक है, घन से रिलेटेड क्या करिए, क्वेश्चन जहां पर भी घन लिखा दिखे, क्यूब लिखा दिखे, आप उसको सॉल्व करेंगे। जितने फॉर्मूले मैंने बताए, जितना इमेजिनेशन मैंने कोशिश की कि आपको बताऊं, इस आधार पर क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दो, लाइक कर दो, और यदि फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।